अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पस्से पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला तैयारा हादसा, उसकी जो तमाम तर इमदादी कार्रवाइयाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अब इख्तिताम पजीर हुआ और सिर्फ दो ही सर्वाइवर्स हैं जो कि कल जो सामने आए थे, बस वही हैं। बकिया तमाम पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबरान थे फ़्लाइट 8303 के, वो इस दुनिया में नहीं हैं और वो जाँबर नहीं हो सके हैं। अब जो बहुत ही तकलीफ़देह अमल ज़ाहिर है तमाम तर फैमिलीज़ के लिए है, वो है डीएनए की टेस्टिंग के हवाले से। आज आपने देखा वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने एयर मार्शल के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने तमाम यकीन भी दिलाया है अवाम को कि 3 माह के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक भी किया जाएगा। जो चित्राल तैयारा हादसा केस था, उन्होंने कहा अभी तक देखें वो भी मुकम्मल नहीं हुआ है, जो कि ज़ाहिर है उनके ज़माने में नहीं हुआ था, इनकी हुकूमत के ज़माने में। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत ये कहती है कि जिस तरह से हमने रिपोर्ट को पब्लिक करने का कहा है और जिस तरह से शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया है, इसको भी हम पब्लिक करेंगे। ये भी बताया है हुकूमत ने कि हुकूमत तमाम तर जो मुतासरीन हैं, यानी कि जहाज़ जिन घरों से टकराया था और जिनके घरों को नुकसान पहुंचा, वो 19 के करीब घर हैं, उनकी तमाम तर जो भी मुआवजा है वो भी देगी, यानी उनकी रिकन्स्ट्रक्शन का। इसके अलावा गाड़ियाँ 10 के करीब तबाह हुई, 2 मोटरसाइकिल्स तबाह हुई, इसको भी गवर्नमेंट बैक करेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि 10 लाख रुपए फ़ी कस मिलेंगे जिनकी हलाकतें हुई हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनको 5 लाख फ़ी कस दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ तैयारा हादसा और जैसे मैंने बताया कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने ये कहा कि 3 माह में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके लोगों के सामने लाया जाएगा। वहीं कल से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं जो ज़ाहिर है कि जिस पे फोकस करना ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें फ़ोकस किया जाएगा। लेकिन सियासत में इसके साथ साथ जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, वो भी इस वक्त ख़ुसूसन अपोजिशन की भी बड़ा फोकस का आप कह सकते हैं महवर है, इसलिए क्योंकि इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म मुस्तरद भी किया है, स्पेशली नून लीग ने, और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है। ये जो एहतसाब के हवाले से मौजूदा हुकूमत का नारा भी है और जो कुछ अब तक वो करके दिखाया है, जो अब दिखाएगी भी इस तैयारा हादसा केस के, उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या लोग मुतमईन हैं, क्या शुगर इंक्वायरी कमीशन में किसी को बचाने के लिए किसी को स्केपगोट बनाया जा रहा है। ये बातें करने के लिए आज हमने दावत दी है उज़मा कारदार साहिबा को, पंजाब असेंबली की मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं कमर चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। कौमी असेंबली की मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमारे साथ होंगे निसार चीमा साहब। थैंक यू सो मच निसार चीमा साहब, आपका भी, कमर चीमा साहब आपका भी, और उज़मा कारदार साहिबा आपका भी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा कमर चीमा साहब से करना चाहूँगी ताकि वो एक तज्ज़िया कर सके। सबसे पहले तो जिस तरह से आज वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, वो तो कल ही दे दिया गया था, 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये इंडिपेंडेंट आपको लगता है इंक्वायरी कमीशन है? क्योंकि इसके हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार गुज़िश्ता रोज़ से हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कहलाती। पाकिस्तान में अभी तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरियाँ शायद हुई ही नहीं हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तकरीबन 1966 से लेकर तकरीबन 16-17 हादसे हो चुके हैं, और जिससे ज़ाहिर बात है कि हमारी जो एयरलाइन है उसका जो एक रेपुटेशन है वो भी नीचे आई है और हमारी रेलेवेंस भी कम रही है, और ज़ाहिर बात है हमें मार्केट भी नहीं वो मिल सकी जो हमें मिलनी चाहिए ग्लोबली। सही सही। दूसरी बात जो आपने की है कि इंक्वायरी के हवाले से देखें, इंक्वायरी जब तक जिनको आप पिन पॉइंट फाइंड आउट ना करें कि सजा किसको मिली है, किसको क्या जुर्माना हुआ है, कितने लोग फायर हुए हैं, और उसका हमने ये सद्देबाब किया है, जब जजा और सजा का प्रोसेस अवाम के सामने ना लाया गया हो तो डेफिनेटली फिर क्वेश्चंस तो उठेंगे। तो इसी तरह पहले होता रहा कि अभी ये जो हम फिर ये सवाल उठते हैं कि इंक्वायरी होगी, ब्लैक बॉक्स मिला है, हम डाटा को देखेंगे, हम रैकेज एनालिसिस करेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, जब सारी टेक्निकल चीजें 2-3 माह बाद देखी जाएंगी। और आपको पता है पाकिस्तान में तो कल से जब जहाज गिरा, लोगों को कोरोना वायरस भूल गया, लोगों को रमजान, जुम्मा, अलविदा, हर चीज भूल गई। सही कह तो रहे हैं। हमारी तो वैसे मेमोरी बड़ी छोटी सी मेमोरी है,
हम वो चीजें भूल जाते हैं ओवरनाइट ही, तो कल को कोई और बड़ी चीज आ जाएगी तो वो तो हम उस तरफ चल पड़ेंगे, तो ये तो किसी को याद भी नहीं होना कराची में ये जहाज गिरा था। सो मेरा ख्याल है कि ये अदारों को अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी और अपना कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, और मुझे यकीन है कि जो नए सीईओ आए हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, वो क्योंकि कह रहे हैं कि मैं एक नए तरीके से चीजें कर रहा हूँ, और उनको बड़ी, आपको पता है, कोर्ट से बैटल भी जीतनी पड़ी दोबारा बहाल होने के लिए। सही तो मेरा ख्याल है उनको जारी बात है वो जो कॉन्फिडेंस जो सिटीजन्स को देना है, जो वो कॉन्फिडेंस इस अदारे को देना है। और याद रखें कि पीआईए कल पूरी दुनिया के लीडरशिप ने में मैसेजेस भेजे हैं अफसोस के, इवन के नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट की है। सो देखना यह है कि इस तरह का जो हादसा होता है वो ग्लोबल ऑडियंस की उसको, मैं कल इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, हर इंटरनेशनल टीवी ने इसको रिपोर्ट किया है। बिल्कुल सही तो ये देखें, ये तरह का जो पर्सपेक्टिव है ये मेरा ख्याल है अदारे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल हाँ, इदारे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज से निसार चीमा साहब ये बात मुस्तकिल पैल्पा के तर्जुमान भी कह रहे हैं। पैल्पा एक एसोसिएशन है पायलट्स की, और उन्होंने कहा कि हमें पहले भी कभी नहीं शामिल किया गया और हम अब भी कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पायलट्स खुद भी बता सकते हैं और उनको भी ये पता होना चाहिए कि फोकस क्या है। दूसरा, इंडिपेंडेंट इदारे जब करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट इदारों का कॉन्सेप्ट शायद हमारे यहाँ है नहीं, मैं ये एविएशन के हवाले से बात कर रही हूँ, और इंडिपेंडेंट इदारों का फोकस होता है, यानी जो भी कोई गवर्नमेंट से ना रिलेटेड हो, ना गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई सैलरी ड्रॉ करे, तो ही वो सही बता पाएगा कि आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इनका सद्दबाब कैसे किया जाए और किस तरह से मजीद हादसों को रोका जा सके। जी चीमा साहब। जी नाजिया, बिल्कुल आपने निशानदेही भी सही की और उसका हल भी आपने खुद तजवीज़ किया और बड़ा अच्छा है, बहुत हकीकत पसंदाना है कि ऐसी थर्ड पार्टी हो, ऐसा एक इंडिपेंडेंट इदारा हो जो हुकूमत के जरिए असर ना हो, और जो ये मुकम्मल इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दे, और ये पाबंद किया जाए हुकूमत को कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट को शाया भी किया जाए, उसको ओपन किया जाए, उसको पब्लिक किया जाए और उस पर अमल भी किया जाए। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ ये जिस तरह ये कहा जाता है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि उससे कोई सबक हासिल नहीं करता। हमने बेशुमार इदारों में जिस तरह देखा है, रेलवे के साथ आप देखें इस दौर में पिछले 1.5-2 साल में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। क्या उसका असर हुआ है, कौन सी इंक्वायरीज हुई हैं, क्या उसका नतीजा आज तक निकला है। देखें इसी तरह यह कि ये जो है आपके सामने आया होगा कि ये जो पायलट्स हैं, मुख्तलिफ कंसर्न इंजीनियर्स हैं, वो लिखते रहे हैं शहरी हवाबाजी को, मुतलका हुकाम को, कि ये इसमें खामियां इस जहाज में भी, और कहा जा रहा है कि उड़ने से पहले लाहौर में भी इसमें खामियां पाई गई, और ये है कि इसकी यानी लैंडिंग का जो प्रॉब्लम था वो पहले से उसकी निशानदेही हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जहाज़ों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों लोगों की जिंदगियों को, उनकी जानों को खतरे में डाला जाता है। जिस तरह यही है कि देखिए जब तक अकाउंटेबिलिटी का एक इफेक्टिव सिस्टम नहीं होगा, इंक्वायरी का इंडिपेंडेंट सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी का एक इफेक्टिव सिस्टम, तो तब तक ये है कि ये मसले इसी तरह चलते रहेंगे। अरे हम आप ये बात कर रहे हैं पीटीआई से अकाउंटेबिलिटी का निजाम, जो कि जिनका नारा ये है, और अभी तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से मुस्तकिल देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ये ना हो कि ये पीटीआई की तर्जुमान जो है वो फिर एज यूजुअल पिछली हुकूमतों के वो जो है वो उनके बारे में वो जो है वो इसी तरह ये शुरू हो जाए बेबुनियाद इल्जामात। चलिए अभी उस्मा की तरफ चलते हैं ना चीमा साहब। आपने कहा कि ऐसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होना लाजिम है। और मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि देखें जो एक असूल एक तय हो जाना चाहिए तमाम इदारोों के लिए, तमाम महकमों के लिए, तमाम इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स के लिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मेरा ये सवाल ये है कि ये जो अरशद मलिक साहब हैं, इनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इनको किस बुनियाद पर, किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर इनको लगाया गया है। जब तक ये है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब के असूल पे अमल पैरा नहीं होंगे तो ये कि हर महकमा, हर इदारा इसी तरह तबाह होता रहेगा। अच्छा चलिए उस्मा साहिबा से आप पूछ लेते हैं। अभी हमने ये जिक्र किया भी था, ही इज फॉट अ बैटल इन द कोर्ट एंड देन दोबारा से रीइंस्टेटेड। जी उस्मा साहिबा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब निसार चीमा साहब कहते हैं,
तभी हमारी चीजें बेहतर होंगी। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि पैल्पा भी कह रही है इंडिपेंडेंट इदारे एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, जो इन्वेस्टिगेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि हम अपने लोगों में से ही बना देते हैं हमेशा। अब देखें ना, क्योंकि सिविल एविएशन की तो डीजी अभी तक हमारे पास नहीं है। जी नादिया, बहुत सोगवार हैं, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और आप यकीन करें कि ये ऐसी एक ईद से 2 दिन पहले ही जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में हमें डाला है। इसमें बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत है और हम पूरी जिम्मेदारी हर चीज़ की लेंगे। हमने वो पुरानी रीत बिल्कुल ख़त्म कर दी है कि जो मलबा है वो पहलों पे गिराएं। जो इदारों की तबाह हाली थी और जुबू हाली थी वो तो सबके सामने है, लेकिन अब उनको ठीक करना जो है वो हमारी हुकूमत का काम है। और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जिस तरह ये अरशद मलिक ने एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और अगर उनका रिकॉर्ड इतना ख़राब होता तो उनको फारिग कर दिया जाता, लेकिन वो रीइंस्टेट किए गए। इसका मतलब है उनकी कुछ तो क्रेडिबिलिटी थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस आने की इजाज़त दी। अब मैं आती हूँ जी अकाउंटेबिलिटी की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से एक वादा किया था कि मैं आपसे हमेशा सच बोलूँगा, और वो अपने वादे पे कायम है। आपने देखा कि 35 साल से किसी ने ये शुगर माफिया और कार्टेल के खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आने दी, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने आने दी। यहाँ पे बड़ी बड़ी रिपोर्टें थी, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट थी, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट थी, लेकिन आज तक कभी अब वो चित्राल हादसा था उसकी भी आज तक पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट। लेकिन मुझे कायदे आजम की एक बात याद आ गई कि जब पार्टीशन के बाद बिल्कुल हम बैंकरप्सी पे थे, बिल्कुल खजाना खाली था, तो ब्यूरोक्रेसी ने उनको ये एडवाइस दी कि जिन्ना साहब आप अवाम को ना कुछ बताएं, हम मामला जो है संभाल लेंगे। आगे से कायदे आजम ने जवाब दिया कि जो मालिक हैं इस मुल्क के, उन्हीं से मैं झूठ बोलूं, उन्हीं से मैं छुपाऊं। तो ये रियासत जो है ये माँ है और इस रियासत का फर्ज है जानो माल की हिफाजत का। अगर जानो माल की हिफाजत में कोई भी इस तरह से कोई हादसे की वजह से या कोई और वजह से कोई इतनी जानें जो हैं वो गई हैं, इतनी जानें जो हैं वो सैक्रिफाइस हो गई हैं, तो उसका सद्देबाब करना ये रियासत और हुकूमत का फर्ज बन जाता है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो सरे फहरिस्त है। जो ब्लैक बॉक्स है आपको पता है ये सरे फहरिस्त कैसे है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए आपको इंडिपेंडेंट इदारे डालने होंगे ना, वो तो नहीं डाले हुए इस इंक्वायरी में। नहीं, देखें, ये जो सबसे पहले तो ये ब्लैक बॉक्स जो है उससे पता चलेगा कि उस वक्त आखिरी लम्हात में वहाँ क्या सिचुएशन थी आपके। 1 मिनट पहले तो एटीसी से भी बात हुई थी जाहिर है, और ब्लैक बॉक्स में भी बिल्कुल आपने सही कहा, पता चलेगा इवन एटीसी। और आजकल तो लॉ है, थ्रू लॉ ऑल द एटीसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैन एक्चुअली हियर ऑल दिस। वो बिल्कुल आपकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग सारी आ गई है, बल्कि सोशल मीडिया में मेरे ख्याल मैंने और आपने भी वो सुन ली है। उसमें कोई चीज छुप नहीं सकती है। जो भी बात है वहां पे वो उस वाजे हो चुकी है, जो बाकी है रह गई है वो ब्लैक बॉक्स चला गया है। देखें, एयरबस जो है बहुत, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में इस्तेमाल होता है, और अगर इसमें एक हादसा हुआ है, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, तो ये तशवीशनाक बात है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। और इसकी तय तक पहुंचना ये फर्ज है ना सिर्फ हमारा बल्कि उस कंपनी का जिसने ये एयरबस बनाई, तो उनके लिए भी बड़ी तशवीश का ये बायस है। हम बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर पैल्पा के जो पायलट्स हैं अगर वो कुछ अपनी इनपुट देना चाहते हैं तो उनको भी मैं आई एग्री विद यू, उनको भी उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपना इनपुट है उनको इजाजत होनी चाहिए देने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो लोग पायलट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन शायद साहिबा आप लोगों के दौर में हुआ ये है कि एसेंशियल एक्ट जो है जो लगा दिया गया है पीआईए के इन मुलाजमीन पर, तो ये अपने वो जमहूरी हुकूक जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा हुआ है इन पर। जी, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट इसलिए लगवाया गया था क्योंकि आपको पता है कि इदारे को चलाने के लिए कवायद और ज़वाबित फॉलो करने पड़ते हैं। अगर बहुत ज्यादा
आपकी डिमांड्स बढ़ जाएं और उससे आपके जो सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो जाए, आपकी पैसेंजर्स, आपकी फ्लाइट का स्केड्यूल जो है बहुत बुरी तरह इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो हुकूमत को उसमें बैलेंस रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक कोई सिचुएशन को कुछ हैंडल करने के लिए एक सर्विसेज एसेंशियल एक्ट, आपको पता है पीछे काफी इसमें मीडिया पे भी आया हुआ था कि बहुत इसमें नुकसान हो रहा था एक इदारे को, उसकी वजह से ये नो डाउट कि पीआईए बड़े नुकसान का इदारा रहा है, लेकिन बहरहाल आपने अग्री किया है कि बिल्कुल पैल्पा की भी इसके अंदर इनपुट होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए इंडिपेंडेंट इदारों का होना जरूरी है। मैं कहूंगी इसमें इंजीनियर्स भी शामिल होने चाहिए, पायलट्स भी होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, तमाम लोग जो कि जिसको दिन की जिम्मेदारी है उन सारों को शामिल होना चाहिए। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर हमारे हुकूमत के लिए जो जाहिर है अभी शुगर इंक्वायरी कमीशन का भी इन्होंने हवाला दिया उस्मा कारदार साहिबा ने, और इसके हवाले से मुस्तकिल हुकूमत कह भी रही है ये वो काम किया है इन्होंने जो पहले कभी नहीं हुआ, 35 साल में नहीं हुआ। और उस्मा ने तो कोट भी किया कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या आपके चित्राल हादसे की हो, क्या चीज़ अभी तक या एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट हो, कुछ पब्लिक नहीं हुआ। ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत है जो ये चाहती है कि जो मुल्क के मालिक हैं यानी अवाम, उन तक सही बात पहुंचाई जाए। क्या ऐसा ही हो रहा है? वील कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, निसार चीमा साहब और उस्मा कारदार साहिबा से हम बात कर रहे हैं। बात हो रही है हमारी, जाहिर है जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी तैयारे हादसे की और सामने आएगी। हम अब बात यही करेंगे कि मौजूदा हुकूमत, कमर चीमा साहब जैसे उस्मा ने भी कहा, इस बात पर अमल पैरा है कि सब कुछ अवाम को सच बताना है और यही वजीर आजम चाहते हैं। जो क्रेडिट लिया जा रहा है शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, आप समझते हैं कि यस ये वाकई इन्होंने एक ऐसी काम कर दिया है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था, पब्लिक कर दी ताकि लोगों को सही समझ में आए, एंड दिस इज द टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट यू वर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ पीटीआई? देखिए, जारी बात है हुकूमत जब भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ चल पड़ती है तो इश्यूज होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जारी बात है इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। देखें, इमरान खान साहब को एक बात और पीटीआई को माननी पड़ेगी कि जो अकाउंटेबिलिटी का नारा और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का नारा लेके आए थे वो उस रास्ते पर तो नहीं है ये, और बल्कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, और ये सबसे बड़ा झटका लगा इमरान खान साहब को जिसको वो रिकवर करना चाहते हैं। उसको रिकवर करने के लिए इमरान खान साहब ने जारी बात है, उन्होंने कहा कि देखिए वो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, कई लोग समझते हैं वो बड़े मासूम है, कई लोग समझते हैं नहीं वो बड़ी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए उनको ये समझ आई कि अगर मैंने पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना पार्टी के अंदर से ही कुछ लोगों को ऐसे ले आए जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझते थे, चौधरी उनके लिए थोड़ी दाएं बाएं होते रहते थे उनके लिए। साथ में उन्होंने कहा जी कि जरदारी ग्रुप भी आ जाएगा, साथ में जो है शरीफ बरादरान भी बीच में आ जाएंगी, सब उन्होंने बीच में इकट्ठे कर लिए और शुगर इंक्वायरी शुरू हो गई। और अब उस पर देखिए उन्होंने जो है ना वो कहा जी के देखें, अब कहेंगे जी पीटीआई वाले कि देखें जी के उन्होंने तो जहांगीर तरीन को भी नहीं छोड़ा जो कि इस वक्त जिन्होंने अगर गलत काम किया तो खान साहब उनके भी खिलाफ हैं। तो टेक्निकली उनको पता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पार्टी के ऊपर, और आज भी वो चाहें तो वो कोई गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है 9 साल में पीटीआई के ऊपर कि उनको अभी उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए जो उनसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा। या रास्ते डाइवर्स नहीं होने चाहिए। ये जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जो भी है, वो कहते हैं ना कि हमारे वो एक दफा विंस्टन चर्चिल ने कहा था व्हेन थीव्स फाइट ट्रुथ कम्स आउट, जब बड़े बड़े चोर लड़ेंगे सच्चाई जो खुद ही बाहर आ जाती है। अच्छा। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि ये क्या हो रहा है अवाम के लिए। हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जितनी भी बड़ी हो जी, जितनी ज्यादा हो, वो अपोजिशन की हो, हुकूमत की हो, मैं तो कहता हूँ सख्त अपोजिशन होनी चाहिए, सख्त गवर्नमेंट होनी चाहिए, इनको आपस में सख्त लड़ना चाहिए। उसका रिटर्न फायदा ये है कि गुड गवर्नेंस अच्छी होगी और अवाम को फायदा होगा। बिल्कुल, और जमहूरियत में होना ही ये चाहिए ना कि ऑपोजिशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड यू नो द गवर्नमेंट आल्सो हैज टू डू अ गुड जॉब एट गुड गवर्नेंस। निसार चीमा साहब, आपकी जमात मुस्तकिल इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है। आप लोगों ने तो वजीर आजम से इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। जितना क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले रही है इस वक्त के उन्होंने पब्लिक किया रिपोर्ट को, और वो अब जैसे हवाबाजी के वजीर ने भी कहा कि वो भी पब्लिक कर देंगे,
तो बहुत सी वो चीजें सामने आई हैं जो शायद कभी कभी इसके ऊपर ना कोई कुछ कह सकता था, ना इन पर कोई हाथ डाल सकता था, तो कुछ तो क्रेडिट दें आप लोग। टोटली रद्द कर दी आपने रिपोर्ट। ये फरमाइए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में कैबिनेट फैसला करती है कि बिला जवाब शुगर को एक्सपोर्ट करने का, वो फैसला होता है, यानी कैबिनेट फैसला कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जब प्रिजाइड कर रहे हैं कैबिनेट मीटिंग को, फिर यह है कि उसके नतीजे के तौर पे कीमतें बढ़ जाती है शुगर की, आवाम के ऊपर बिला वजह बोझ डाल दिया जाता है, फिर ये सब्सिडी दी जाती है ये भी हुकूमत की तरफ से जी। और उसके बाद ये है कि ये जब रिपोर्ट आती है तो वो जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट शायद हमने करवा दी है। देखिए अब जब तक जो असल मुजरिम है जो वज़ीर-ए-आज़म के दाएं बाएं बैठे हैं, जब तक वो उनको इंसाफ के कटारे में नहीं लाया जाता, जब तक उनको सजाएं नहीं मिलती, मुझे ये फरमाएं कि कोई शख्स ये बता दे कि अगर ये रिपोर्ट आती है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ, आप पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ इस तरह की आती रिपोर्ट, तो क्या अब तक वो गिरफ्तार ना होते? अब तक नैब और हुकूमत का जो अलायंस है, अनहोली अलायंस, उनके खिलाफ क्या कुछ ना कर चुका होता। ये है कि अब नैब क्यों नहीं हाथ डाल दी उन पे? मुमकिन है नैब के चेयरमैन साहब जो है वो अपनी मसरूफियात की बिना पर वो वक्त न दे पा रहे हों, लेकिन ये है कि अगर ये अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट आती तो अब तक वो जो है वो जेलों में होते ये लोग। तो ये क्रेडिट ले रहे हैं किस चीज का? अच्छा। ये कि ये तो असल तो जुर्म ही ये है कि इन लोगों ने क्यों ये कि एक्सपोर्ट की इजाजत दी, क्यों इन्होंने ये है कि कीमतें बढ़ने की इजाजत दी, क्यों आवाम के ऊपर बिलाजवाब बोझ डालने की इजाजत दी, क्यों सब्सिडी दी, ये सारे जो है। और ये अच्छा, और इसकी तो पूरी बात सामने ही नहीं आई ना। बात तो स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि ये जो इस वक्त जो हालिया कीमतें बढ़ी थी, जिसपे वजीर आजम ने ये कहा था फौरन इंक्वायरी सेटअप की जाए, बात तो पिछली हो रही है, अभी की वजह नहीं बताई जा रही। देखिए मैं गुजारिश करूँ नादिया कि ये देखें असूल तय है अब तक जो हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में, कि अगर ये है कि कोई झूठा सच्चा इल्जाम किसी अपोजिशन के खिलाफ हो, अपोजिशन लीडर के खिलाफ हो, तो वो जो है वो उसको मुजरिम समझा जाए और फौरन उसको नैब जो है उसको पकड़ के अंदर कर दे। अगर उनके इत्तेहादियों के खिलाफ, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ हो, उनके अलायंस में जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ इल्जाम हो, तो ये है कि बस उसको भी लटका दिया जाए। ये उसके खिलाफ यही बहुत बड़ी है कि ये काबिल फख्र कारनामा समझा जा रहा है कि ये रिपोर्ट शाया हो गई है। भाई उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक रिकवरी नहीं होती, जब तक ये कि आवाम को जो लूटा है उन्होंने, ये तो उसका वो रकम रिकवर करके कौमी खजाने में जमा नहीं होती, हम कैसे मान जाएं? नहीं तो लेकिन आप तो कह रहे हैं, चलें आप ये कह रहे हैं कि जब तक कैसे मान जाए, ये सिर्फ शाया करने पे क्रेडिट ले रहे हैं उस्मा साहिबा। फिर अगर हम चीमा साहब की बात माने तो फिर तो शरीफ खानदान का नाम भी है, उनको भी पकड़ने की वो बात कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप का भी जिक्र है, जहांगीर खान तरीन साहब का भी जिक्र है। बट ये बताइएगा ये हालिया प्राइसेस कैसे बढ़ी? और चीमा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही निसार साहब ने कि भाई कैबिनेट को हेड तो वजीर आजम करते हैं, बात तो यहाँ एक्सपोर्ट की थी ना कि एक्सपोर्ट कैसे हो गई, और तभी फिर प्रेशर बढ़ा और तभी हमने ये देखा कि कीमतें भी बढ़ गई। सब्सिडी देने के हवाले से खुद बुज़दार साहब ने कह दिया उन्हें कुछ याद नहीं उस मीटिंग के हवाले से। 2-3 सवाल हैं, मैं आपको बारी बारी जवाब देती हूँ। पहले तो चीमा साहब को मैं बताती चलूं कि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है कमीशन की तरफ से जिसपे एक्शन लिया जाना बाकी है। सही। और उन्होंने, कमीशन ने रेकमेंड किया है कि ये सारे केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भेजे जाएं। तो ये ईद के बाद इंशाल्लाह चीमा साहब आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, हम देख लेंगे। अब नंबर 2 ये बात है कि ये जो 27 अरब की जो सब्सिडी दी गई, 3 अरब तो इन्होंने हमारे खाते में है, 24 अरब तो ये इन लोगों के खाते में है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो सब्सिडीज दी गई हैं उनकी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनकी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की गई। अब ये प्रॉब्लम है कि ये सट्टा जो खेला गया है पिछले 35 साल से खेला जा रहा है, ये कार्टेल और माफिया हैं। इन्होंने पूरी कौम को हॉस्टेज बनाया हुआ था और इन्होंने अपना दायरा कार इतना बढ़ा लिया था कि ये सारे हुकूमती जो फैसले थे ये इनके इन्फ्लुएंस के मुताबिक ढाले जाते थे। अब जो एप्पल कार्ट है वो आ गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस एप्पल कार्ट को उसने बिल्कुल
पलटा के उल्टा कर दिया है और सब कथे चट्ठे जो बाहर खुल के आ गए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने पर्दा डालना होता अपनी किसी कैबिनेट की डिसीजन पे, तो ना तो वो ये इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करते, ना उसका फोरेंसिक ऑडिट ऑर्डर करते, ना वो अपना सीएम पंजाब को कहते कि आपने भी जाके तो जो सवाल जवाब है उनके जवाब देने हैं। अगर हमने कुछ छुपाना होता तो हम चीफ मिनिस्टर सिंध की तरह इनकार ना कर देते, जिसने 9 अरब की जो है वो सब्सिडी जो है अपने ओमनी ग्रुप के पीछे शुगर में दी हुई है। अच्छा, हकीकत ये है नादिया, लेकिन ये भी चीनी की जब कीमत बढ़ती थी तो 5.2 अरब इनकी जेबों में जाता रहा है। 112 अरब पे इन्होंने शुगर माफिया ने टीका लगाया है और डाका डाला है कौम की जेब पे। अब इनको सबको अपनी अपनी लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि जो इनकी ओवर इनवॉइसिंग, जो इनकी डबल रिपोर्टिंग, जो इनकी पर्ची सिस्टम, जो इससे साल किसानों का किया इन्होंने, आप अंदाजा करें 140 का लेके और दूसरे हुकूमत को बताते हैं कि जी हम 190 पे बेच रहे हैं। इन्होंने तो अंधी मचाई हुई थी। अब इनकी ये सारे करतूत खुल के सामने आ गए हैं। पॉलिसीज इतनी गलत बनाई गई थी, यानी कि हुकूमत के पास डाटा ही कोई नहीं। जो शुगर माफिया एसोसिएशन है, जो वो डाटा देता है, चाहे वो स्याह दे चाहे सफेद दे, सप्लाई डिमांड का, उसके मुताबिक हुकूमत फैसला करती है। और वो जाहिर है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देंगे, वो अवाम के इंटरेस्ट के मुताबिक। इनकी वक्तों में 120 रुपए में भी चीनी गई, 140 रुपए में भी गई। इन्होंने कौन सी इंक्वायरी कमीशन? लेकिन उस्मा साहिबा मुझे ये बताएं ना, आपने कहा कि 24 अरब की सब्सिडी इनके जमाने में और सिर्फ 3 अरब की सब्सिडी आपके जमाने में। भाई तो एक्सपोर्ट, हमारा भी जवाब, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दे दी? उसका जवाब देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की इजाजत कैसे हो गई? जब तभी तो सब्सिडी दी जाती है ना, जब एक्सपोर्ट दी जाती है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि आपका जो शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा था बम्पर क्रॉप है। अच्छा। और जिसकी वजह से आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी, क्योंकि डाटा सारा ये फर्ज करते हैं, शुगर ये इसको मैनिपुलेट करते हैं। नहीं रुक जाए, खाली शुगर मिल एसोसिएशन वाले नहीं बता सकते कि उनका तो ताल्लुक नहीं है बम्पर क्रॉप से। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आपका, जो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो बताते हैं सारा। फूड डिपार्टमेंट बताता है बाद में जाके। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर शुगर माफिया जो हम कहते हैं, या शुगर वालों ने इस तरह से कार्टेल बनाए हुए हैं कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्चुअली अपना असर रसूख रखते हैं। हैविंग सेड दैट, क्या ये असर रसूख बाईपास करते तमाम तर हुकूमती इदारों को, जो प्राइम मिनिस्टर को या ईसीसी में सही रिपोर्ट नहीं बताती कि क्या हमारा क्रॉप बम्पर है भी या नहीं है? अगर नहीं, और सिर्फ अगर वजीर आजम ने सिर्फ सुनी थी अपने दोस्त की, तो फिर जवाब तो वाकई देना पड़ेगा कि क्यों शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और ये जो 3 अरब की सब्सिडी है, हम इनके जमाने की बात कर रहे हैं। पिछली बातें तो जाहिर है ये लोग उसका एहतसाब करने को आए हैं, करते रहेंगे, बट बात हो रही है अभी की। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, ब्रेक से पहले जो उस्मा कारदार साहिबा बता रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारी चीजें का इंकशाफ हुआ है शुगर इंक्वायरी कमीशन में। गन्ने की सपोर्ट प्राइस से लेके किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल मालिकान अपनी दिखाते हैं और फिर गवर्नमेंट को बताते हैं। लेकिन बहरहाल, हैविंग सेड दैट, बात फिर वही है। आपने इंक्वायरी सेटअप की थी कि क्यों चीनी की कीमतें बढ़ी, किसने एक्सपोर्ट क्यों हुई, बम्पर क्रॉप नहीं था, तो ये सब हुआ क्या? तो इस हवाले से आप बताना पसंद करेंगे कि क्या आपको लगता है कि वजीर आजम के दोस्त ने उनको ये एडवाइस दी थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जहांगीर खान तरीन साहब जो एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग व्हीट एंड शुगर एंड ऑल, बिकॉज ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड ही इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, जिसके लिए ये लोग खुद भी कहते थे, उनकी गलत एडवाइस फॉलो हुई एंड गवर्नमेंट के ड्यू प्रोसेस डिपार्टमेंट्स का फॉलो नहीं किया गया टू अंडरस्टैंड वेदर वी डू हैव अ बम्पर क्रॉप और नॉट। देखिए, अगर देखा जाए कि तो देखिए कि पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब जो थे, वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर के जितने भी डिसीजन मेकिंग थी उसको असर सूद उनका था, और वो सारे एमपीएज और मिनिस्टर्स को मिल भी रहे थे। लेकिन जैसे ही ये हालात खराब हुए और इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ, तो वज़ीर आज़म ने कहा दिया जी कि हमने उनको हटा दिया है उस पोजीशन से, गिल साहब ने। अब क्योंकि इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, तो वो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो वैसे ही मुंह से ही कह दिया
कि जी आप देखें तो वो कर रहे थे। सो मेरा ख्याल है कि अभी जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब ने डायरेक्ट उसको वो कहा होगा उन्होंने, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि अगर आप इतने पावरफुल लोगों के करीब हों तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। सही। ये एक नेचुरल चीज है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आप डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और भले आपकी असद उम्र से नहीं बनती, लेकिन आपने भी जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट भी कभी किसी से बात करें। देखिए बहुत बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, देखिए जो बिलियंस की सब्सिडीज लेते हैं, इनके इर्द गिर्द जो ऐसे नेटवर्क मौजूद है जो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ये एग्रीकल्चर वालों से भी, जिम्मेदारों से भी मिले होते हैं, उनसे प्रोटेस्ट भी करवा लेते हैं, उनको लाहौर ले आते हैं बसों में डाल के, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो समहाउ उन्होंने किया ये कि उन्होंने गवर्नमेंट से फैसला करा लिया। जिन्होंने सब्सिडी लेनी थी उन्होंने कहा जी आप हमें ना दें, हमें तो गवर्नमेंट ने दी है। तो गवर्नमेंट अगर फैसला कर रही है, पंजाब जो वज़ीर आला है वो फैसला कर रहे हैं कि जी दें, और हाशिम जमां वक्त बड़े तरीके से निकल गए, उन्होंने कहा जी मैं तो मना करता हूँ क्योंकि उनको पता था ये सब्सिडी होनी है और मैं नो कर दूंगा तो मैं हमेशा के लिए बच जाऊंगा। सो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं रिग्ड था। ये नहीं कहा जाता रिग्ड नहीं है, लेकिन देखना यह है कि क्या एफआईए का ये मामला है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है अब एफआईए में जाएगी। अगर ये इस तरह एफआईए देखे, एफआईए और एफबीआर दोनों देखें जी बिल्कुल, सो इसको व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसको कैसे जज करना है और इसको कैसे देखिए। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट से बाहर भी बैठे हुए हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि अगर इसको आपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है और सिर्फ प्रेशर नहीं डालना अपनी ऑपोजिशन के ऊपर, तो मंतकी इंजाम के लिए आप एफआईए और एफबीआर को दो, वो इस पर फैसला करें। और आपको पता है डबल मेंटेन कर। लेकिन चीमा साहब की पार्टी ये समझती है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी चीमा साहब और उस्मा भी इस पर रिस्पॉन्ड कर सके। कमर चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, असर रसूख के अंदर ये डिसीजन मेकिंग में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको आप इम्प्लीकेट करके और अपनी मर्जी का ये डिसीजन करवा सकते हैं और अपने लिए सब्सिडी भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को भी क्लीन चिट मिल गई है, या फिर जिस तरह कमर चीमा साहब ने कहा है, निसार चीमा साहब, के आपको इस वक्त ऑपोजिशन का फोकस नहीं बल्कि एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम तर इदारे जिन्होंने अब अपने एक्शन लेने, चाहे वो एफआईए हो एफबीआर हो, इनको काम करना होगा और फोकस ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। जी निसार चीमा साहब, करूंगा कि हमारी बहन उस्मा को मैं ये जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि बाकी जो तो उन्होंने हस्बे रिवायत हस्बे मामूल वो जो है तमाम तर निजाम तराशियाँ की अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन मैं ये जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो कल का हादसा हुआ है पीआईए का, उसका जिम्मेदार उन्होंने पिछली हुकूमत को करार नहीं दिया। ये बहुत काबिल तहसीन बात है और बड़ी बढ़िया अनयूजुअल बात की है। दूसरी बात जो है वो ये है, देखें कि वज़ीर आज़म साहब की जो कोई सेंस ऑफ डिसलाइकिंग फॉर करप्शन है, उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि पिछले वज़ीर सेहत जो थे आमिर करानी साहब, उनके खिलाफ बड़े बड़े घपले उनके सामने आए, उनके खिलाफ इल्जाम लगे और नतीजा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने उनको वजारत से हटाकर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। अंदाजा कर ले कि उन्होंने कहा जी आप तो बड़े बासलाहियत आदमी हैं, बड़े काम के आदमी हैं, आपकी सलाहियतें एक वजारत तक क्यों महदूद रहे, आइए पूरी पार्टी की क़यादत फरमाए। ये है हालत, ये है। और दूसरी बात ये है कि जिनको खुद चोर डाकू कहते रहे वो सारे उनके दाएं बाएं नजर आते हैं, लेकिन कौन सी करप्शन से नफरत है उनको? जो अपने साथी जो हैं वो क्या उनको मालूम जबा वाला मामला नजर नहीं आ रहा? क्या उनको ये है कि पेशावर बीआरटी का मामला सामने नजर नहीं आ रहा? पेशावर को ये कि पूरा खंडर बना के रख दिया इन्होंने, अंदाजा कर ले। और 1 खरब के करीब अब ये उसकी लागत है और उसमें यह कि 3-4 मेट्रो जो है वो बन जाती अगर यह है कि मिस मैनेजमेंट और करप्शन ना होती, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि देखें। अच्छा, तो ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन पर आ जाना, आपको लगता है कि इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसमें पूरे नाम लिए गए हैं, रमजान शुगर मिल्स का भी जिक्र है, ओमनी ग्रुप का भी जिक्र है, इसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब की मिल्स का भी जिक्र है, ये सारी बेज़ाब्तगियां जो बताई गई हैं ये सब गलत है? देखें असल जो मामला है वो ये है कि पिछली सब्सिडी की बात नहीं है। पहले तो सब्सिडी चले ठीक है, एक्सपोर्ट अगर ये कि आपके पास उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है और बाहर जो है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बड़ा मुल्क का फायदा है इसमें, और सब्सिडी भी उसमें ये है कि जस्टिफाइड है। लेकिन अगर ये है कि जरूरत नहीं है और इससे मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, अवाम के ऊपर नाजायज बोझ पड़ता है, तो फिर यह है कि ना एक्सपोर्ट की इजाजत देना जो है वो जस्टिफाइड है, ना उस मौके पर सब्सिडी देना जस्टिफाइड है। और ये हुआ हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ हुआ अभी ने क्यों इजाजत दी?
सही सही, ये सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल से उस्मा कारदार साहिबा, इसका जवाब पीटीआई को तो देना होगा कि क्यों इजाजत दी। एहतसाब क्या उसी तरीके का होगा जिस तरह से आमिर कियानी साहब का हमने देखा, या फिर अपने जो आपकी सफ़े हैं उसमें एक नहीं बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने डिसीजन लिया था एक्सपोर्ट का और सब्सिडी देने का, उन सबको जाहिर है आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। चीमा साहब से मुझे बड़ी हमदर्दी है क्योंकि इनके सारे लीडरान जो हैं या भगौड़े हैं या इश्तेहारी हैं या वो क्वारंटीन के पीछे छुपे हुए हैं, तो हमारी आमिर कियानी की फिक्र कर रहे हैं। चलें, उन्होंने इस्तीफा तो दिया, राना मशहूद के खिलाफ जो वीडियो आई थी तो उन्होंने उसके बावजूद अपनी वजारत जो गले से लगा के रखी थी, और जो राना सनाउल्लाह को इतना 14 कत्ल कर दिए, थोड़ी 4 महीने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उनको वजीर कानून बना दिया। तो ये अपनी हरकतें जो है पहले उनको जरा याद रखें। हम तो अक्रॉस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हमदर्दी सिर्फ एक शख्स से है और वो पाकिस्तान की अवाम है। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। हमारे लोगों को भी जिनके नाम है, इनके लोगों को भी जिनके नाम है, उन सारों को हिसाब किताब देना पड़ेगा। और जो भी उसकी इंक्वायरी के बाद, फोरेंसिक के बाद जो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिया जाएगा वो पूरी अवाम को पब्लिक किया जाएगा। कोई चीज को ढका छुपा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक दिलवाने हैं और इस्तेहसाल जो है वो खत्म करने का उन्होंने अज़म किया हुआ है। इसलिए उनका अपना कोई स्टेट नहीं, कितनी शुक्र मिले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। प्राइम मिनिस्टर ना इमरान खान साहब की है ना खुसरो बख्तियार साहब की है, बल्कि उनकी भी सिर्फ भाई की है। हो गई ये शहबाज शरीफ और ये सलमान शहबाज की रबिया रमजान शुक्र, ठीक है, ओके उस्मा, अभी अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है। आपने बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ, प्राइम मिनिस्टर की शुगर मिल नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये है कि वो एहतसाब कर सकें। एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं हो एंड अक्रॉस द बोर्ड हो, इस बात के लिए ऑपोजिशन बार बार शाकी भी नजर आई और कहती भी नजर आई। लेकिन हालिया जो कुछ भी रिपोर्ट सामने आई है उस हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फोकस इमरान खान साहब का था कि अभी उनके दौरे हुकूमत में कैसे बढ़ गई ये कीमतें, इसका पता लगाना था। आई एम श्योर इसका पता उन्होंने लगा लिया है और अब बारी होगी कि इसको दोबारा से देखें कि एक्सपोर्ट की इजाज़त कैसे दी गई। बात तो फिर ये आती है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त फाइनली जब दी जाती है तो काबीना से ही होती है और उसको हेड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। लेट्स सी हाउ द अकाउंटेबिलिटी कंटिन्यूज। इज इट जस्ट गोइंग टू बी अ मंत्रा कि एहतसाब या शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, या वाकई जो सारे इदारे हैं अब वो मुतहर्रक होंगे इस एहतसाब के अमल को मुकम्मल करने के लिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।